गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, अपनी चर्चा चल रही थी हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का जो अंतिम चरण था, साठोत्तरी एवं समकालीन कविता युग। साठोत्तरी एवं समकालीन कविता युग जो 1960 ईस्वी से और आज तक है। आपके सिलेबस की जो अंतिम कविताएं हैं वो साठोत्तरी एवं समकालीन कविताएं हैं। ये कविता आधुनिक युग बोध को लेकर है। आज युग में क्या हो रहा है उसको ज्ञान कराने वाली ये इस तरह की कविताएं हैं। साठोत्तरी कविता समकालीन परिस्थितियों का एक सच्चा दस्तावेज है। एक समीक्षक ने कहा भी है कि समकालीन कवि वास्तव में एक ईमानदार कवि के रूप में है। ये कवि अपनी कविता को अपने विचारों के संप्रेषण का माध्यम बनाते हैं। इनकी कविता में कहीं कोई किसी तरह का शाब्दिक चमत्कार नहीं है। शाब्दिक चमत्कार होने का मतलब है कि साठोत्तरी एवं समकालीन कविता के जो कवि हैं उन्होंने अपनी कविता में कहीं भी लक्षणार्थ व्यंजना का प्रयोग नहीं किया, कहीं भी अपनी कविता में कोई शाब्दिक चमत्कार नहीं दिखाया, कहीं कोई अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं किया। इन्होंने जो भी परिस्थितियाँ, समकालीन परिस्थितियों को जिस रूप में इन्होंने भोगा, उनका अनुभव किया, उसका सीधा साक्षात्कार अपनी कविता में कर दिया। इसलिए इनकी कविता में विद्रोह, आक्रोश, सपाट बयानी एवं समकालीन व्यवस्थाओं के प्रति व्यंग के स्वर भरे हुए हैं। अब समकालीन एवं साठोत्तरी कविता की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं जिन पर हम आज अध्ययन करेंगे, उसमें आप देखिए पहली जो कविता है वो पहली जो विशेषता है साठोत्तरी एवं समकालीन कविता की जो पहली जो विशेषता है वो है बेरोजगारी का चित्रण। बेरोजगारी का चित्रण। अब देखिए, बेरोजगारी लिख दो या बेरोजगारी का चित्रण लिख दो। साठोत्तरी अर्थात 1960 के बाद यह समकालीन कविता के जो कवि हैं उन्होंने स्वतंत्रता से पूर्व हमारे देश की जो व्यवस्था है उनको लेकर एक सपना सजोया था। उन्होंने स्वर्णिम भारत की कल्पना की थी। उन्होंने स्वतंत्रता से पूर्व इस तरह की कल्पना की थी कि स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में कोई भी व्यक्ति है वो बेरोजगार नहीं रहेगा, सभी को आजीविका के साधन उपलब्ध होंगे, अपनी व्यवस्थाएं होगी, अपना राज्य होगा और सभी के लिए पर्याप्त सुख सुविधाएं होगी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद हमारे भारत में बेरोजगारी है वो और बढ़ गई, और ज़्यादा बढ़ गई। कवि ने उस समस्या को भोगा, उसका अनुभव किया और फिर समकालीन कविता या साठोत्तरी कविता में उस समस्या का चित्रण किया। आप देखिए, लिखा है एक कवि ने समकालीन कविता या साठोत्तरी कविता के एक कवि ने अपनी कविता में उस बेरोजगारी की समस्या का अनुभव करते हुए, बेरोजगारी की समस्या का इस तरह भोग करते हुए और उसने बेरोजगारी को इस तरह अनुभव करते हुए और उसने अपनी कविता में लिखा, क्या कहा? देश हमारा भूखा नंगा। उन्होंने कहा स्वतंत्रता के बाद जब हमारी परिस्थितियां जो स्वर्णिम सपना उन्होंने सजोया था जब वो क्रियान्वित नहीं हो पाया, बल्कि उल्टी समस्याएं हैं वो विपरीत स्थिति में पैदा हो गई और ज़्यादा बढ़ गई। तो उन समस्याओं को भोगते हुए कवि ने लिखा कि देश हमारा भूखा नंगा, घायल है बेकारी से। बेकारी क्या? बेरोजगारी। कि बेरोजगारी से हमारा जो देश है वो आज घायल है बेकारी से। मिले न रोजी रोटी, दर दर बने भिखारी से। आप देख लीजिए, जैसे ही कोई कंपटीशन एग्जाम आती है, वैकेंसियां निकलती है 2000, फॉर्म लगते हैं 10 लाख। आज बेरोजगार है वो दर दर भटक रहा है, जगह जगह एग्जाम दे रहा है, जगह जगह इंटरव्यू दे रहा है, लेकिन फिर भी उसको सफलता नहीं मिल रही, रोजगार है ही नहीं। जितनी बेरोजगारी बढ़ रही है उतने रोजगार ही नहीं है। तो हमारे उन कवियों ने उस स्वतंत्र भारत की उन समस्याओं का अनुभव किया और उनको अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त किया। साठोत्तरी एवं समकालीन कविता की जो अगली जो प्रवृत्ति है, अगली जो विशेषता है वो है मोहभंग। मोहभंग देखिए, समकालीन कवि का तत्कालीन जो परिस्थितियां थी उनसे मोहभंग हो जाता है। आपको मैंने बताया कि स्वतंत्रता के बाद हमारे देश की बाहरी परिस्थितियां और आंतरिक परिस्थितियां हैं वो परिवर्तित हो गई। चीन है वो भाई भाई का नारा लगाता रहा, हम
मैत्री का संदेश देते रहे। नेहरू जी पंचशील की घोषणा करते रहे, हम पंचशील सिद्धांतों का पालन करते रहे और वो हमारे ऊपर आक्रमण करते रहे, अत्याचार करते रहे, अन्याय करते रहे। उधर दूसरा पड़ोसी राष्ट्र है पाकिस्तान, उसने भी हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। तो बाहरी जो परिस्थितियां हैं वो भी परिवर्तित हो गई, अत्याचार अन्याय बढ़ गया, बाहरी आक्रमण हो गए, हमें युद्ध झेलने पड़े, युद्ध की जो भी जन धन की हानि है उसको हमें सहन करना पड़ा, और हमारी जो आंतरिक परिस्थितियां हैं उसमें महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, रिश्वतखोरी बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया। राजनेता है वो झूठे आश्वासन देने लग गए। तत्कालीन जो कांग्रेस सरकार है वो निष्क्रिय हो गई। सामान्य जनता है वो विभिन्न प्रकार के अपराधों से ग्रसित हो गई। पुलिस प्रशासन है वो उनके अपराधों को सुनकर भी कार्यवाही नहीं कर रहा था। तो इस तरह की उन व्यवस्थाओं को देख करके और समकालीन कवि का उन व्यवस्थाओं के प्रति मोह भंग हो गया। उन्होंने देखा कि स्वतंत्र होने के बावजूद भी, स्वतंत्रता से पूर्व हमने जो सपना सजो रखा था वो स्वतंत्र होने के बावजूद भी क्रियान्वित नहीं हो पा रहा था। तो उन व्यवस्थाओं को देख करके और उन्होंने अपनी कविता में उस बात का वर्णन किया। एक कवि ने लिखा कि मैंने इंतजार किया, अब कोई बच्चा भूखा रहकर स्कूल नहीं जाएगा। देखिए, कवि कह रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व मैंने इंतजार किया कि स्वतंत्रता के बाद अब कोई बालक है वो भूखा रहकर स्कूल नहीं जाएगा। मैंने आगे फिर कवि कह रहा है कि अब कोई छत बारिश में नहीं टपकेगी। कवि कह रहा है और मैंने क्या इंतजार किया कि स्वतंत्रता के बाद है वो कोई भी छत है वो बारिश से नहीं टपकेगी। आपने देखा होगा कि स्वतंत्रता से पूर्व हमारे जो भारतीय हैं वो झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे थे, आवास नहीं था उपलब्ध, पक्के मकान नहीं थे सभी के लिए। लेकिन कवि कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद मैंने देखा कि आज भी बालक भूखे रहकर स्कूल जा रहे हैं। आपने देखा होगा समाज में एक वर्ग ऐसा भी है जिसको दोनों वक्त की भोजन है वो उपलब्ध नहीं है। और अब कोई छत बारिश में नहीं टपकेगी। कवि कह रहा है स्वतंत्रता के बाद मैंने सोचा जब हमारी व्यवस्थाएं होगी, हम स्वतंत्र होंगे, हमारा राज्य स्थापित होगा तो सभी को आवास उपलब्ध होगा। लेकिन आपने देखा होगा अब भी एक वर्ग ऐसा है जो झुग्गी झोंपड़ियों में निवास करता है, विभिन्न प्रकार की समस्याओं का से संघर्ष करता है। और भी लिखा है कवि ने मोहभंग व्यक्त करते हुए, और भी कहा है समकालीन कविता में कवि ने कहा है 20 साल धोखा दिया, 20 साल धोखा दिया, फिर 20 साल धोखा दिया, वहीं फिर मुझे कहा जाएगा विश्वास करने को। कवि कह रहा है 20 साल 1947 में हम आज़ाद हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे, उसके 20 साल बाद, इसका मतलब 1967 के आसपास या 70 के आसपास कवि बता रहा है कि 20 साल धोखा दिया, वहीं फिर मुझे कहा जाएगा विश्वास करने को। पूछेगा संसद में भोला भाला मंत्री, मामला बताओ हम कार्यवाही करेंगे। देखिए वो कह रहा है 20 साल हो गए मुझे धोखा देते देते, हम तुम्हारा ये काम कर देंगे, ये काम कर देंगे। कभी कह रहा है 20 साल बाद में वहीं जब फिर गया संसद में तो मंत्री में मानो ऐसा है जैसे मानो भोला भाला बन करके मेरे से पूछ रहा है तुम्हारा क्या काम है, हम उस पर कार्यवाही करेंगे। तो इस तरह की उन व्यवस्थाओं को देख करके और समकालीन कवि का उन व्यवस्थाओं के प्रति मोह भंग हो गया। अगली जो प्रवृत्ति है साठोत्तरी एवं समकालीन कविता की अगली जो प्रवृत्ति है वो है झूठे आश्वासनों का चित्रण। झूठे आश्वासनों का चित्रण। अब देखिए आपने देखा होगा जैसे ही चुनाव आते हैं, चुनाव आने के से पहले हमारे जो भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, जो भी है, तो हमारे जो भी राजनीतिक दल है वो विकास का 5 साल का घोषणा पत्र तैयार करके ले आते हैं। हम ये करवाएंगे, ये करवाएंगे, ये करवाएंगे, और उसमें विभिन्न प्रकार की योजनाएं बना करके ले आते हैं। जैसे ही चुनाव हो जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद आपने देखा होगा उनका जो घोषणा पत्र है, विकास का जो घोषणा पत्र है, उनकी जो भी विकास की योजनाएं हैं वो केवल कागजों तक सीमित रह पाती है, क्रियान्वित नहीं हो पाती है। लिखा है कवि ने, लिखा है हमारे राजनेताओं के झूठे आश्वासनों का चित्रण करते हुए कवि ने कहा भी है 5 साल की बनी योजना 1 नहीं 2 3, 5 साल की बनी योजना 1 नहीं 2 3, कागज के फूलों ने ले ली सबकी खुशबू छीन।
कि उन्होंने जो 5 साल के लिए जो घोषणा पत्र विकास की जो योजना बना के लाए, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 जो भी योजनाएं बना के लाए थे, वो जैसे ही चुनाव जीतने के बाद उनकी जो खुशबू है, उनकी जो क्रियान्वित है, वो केवल कागजों तक ही सीमित रह जाती है। कागज के फूलों ने ले ली सब उनकी खुशबू थी। और भी लिखा है हमारे कवि ने, आपने देखा होगा राजनेता है जैसे ही सभा सम्मेलन करते हैं, चुनाव से पहले रैलियां करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो उनमें झूठे आश्वासन दे जाते हैं जनता को। लिखा, कवियों ने लिखा, अगर ये सत्य बोलें तो ये मानो कि चुनाव जीतने के बाद जनता है वो इनको चुनाव जीतने के बाद उनको उस कार्य को क्रियान्वित करवाने के लिए इस तरह से उनको पकड़ ले। इसलिए इन्होंने इस तरह का विचार कर लिया, क्या कर लिया कि कभी हमको जनता के सामने सत्य बोलना ही नहीं है और झूठ बोल करके संसद में विधानसभाओं में पहुंच रहे हैं। तो उसका चित्रण किया है, कवि ने कहा है कि हमारे नेताओं की जो प्रवृत्ति बन गई जी झूठ बोलने की, उसका चित्रण करते हुए कवि ने कहा है कि सपने में भी सच न बोलना। हमारे राजनेताओं की प्रवृत्ति हो गई सपने में भी सच न बोलना, वरना पकड़े जाओगे। दिल्ली बम्बई लखनऊ पहुंचो, मेवा मिश्री पाओगे। आपने देखा होगा दिल्ली बम्बई लखनऊ क्या है, हमारे राजनीति के अड्डे थे उस समय। दिल्ली जहाँ हमारी संसद है, बम्बई लखनऊ उस समय राजनीति के बड़े केंद्र थे, विधानसभा वगैरह, तो जहाँ से हमारे देश की राजनीति को जैसे होल्ड किया जाता था। तो कवि कह रहा है कि आज हमारे राजनेताओं की प्रवृत्ति हो गई कि सपने में भी सत्य न बोलना, वरना पकड़े जाओगे। दिल्ली बम्बई लखनऊ पहुँचो, आपने देखा होगा दिल्ली बम्बई लखनऊ जो भी सांसद विधायक हैं आज हमारे यहाँ आते हैं तो हम उनके लिए नाश्ते में मेवा मिश्री मंगवाते हैं। दिल्ली बम्बई लखनऊ पहुँचो, मेवा मिश्री पाओगे। तो इस तरह की हमारे राजनेताओं की ये प्रवृत्ति हो गई, व्यवस्था हो गई। कवि ने उस झूठे आश्वासनों का चित्रण अपनी कविता के माध्यम से किया। अगली जो विशेषता है समकालीन साठोत्तरी कविता की, वो है पूंजीपति व राजनेताओं की साठगांठ। का चित्रण, पूंजीपति व राजनेताओं की साठगांठ का चित्रण। अब आपने देखा होगा चुनाव से पहले, अभी आपने देखा 5-6 साल पहले जैसे ही चुनाव हुए, एक दूसरे राजनेता है, एक दूसरे राजनीतिक दल है, वो एक दूसरे राजनेता की प्रवृत्ति पर, उसके राजनीतिक पार्टी पर उस पर आरोप लगाते रहते हैं। कहा भी था, आपने देखा होगा भाषणों में, चुनाव प्रचार में कहते हैं ये तो कारपोरेट जगत की पार्टी है, ये तो उद्योगपतियों की पार्टी है। आ गया सर? तो कुछ है ऐसा, हमारे जो राजनेता हैं वो जो भी उद्योगपति हैं, जो भी पूंजीपति हैं, उनसे साठगांठ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उत्पादन के जो साधन है, उद्योग धंधे हैं, वो हमारे पूंजीपतियों के हैं। और जब राजनेता उनसे साठगांठ कर लेते हैं तो वो पूंजीपति और राजनेता मिलकर के और सामान्य जनता पर विभिन्न प्रकार के टैक्स लाद देते हैं। सामान्य जनता को उनको भुगतना पड़ता है क्योंकि उनकी साठगांठ हो जाती है। जो जनता के हितैषी हैं राजनेता, वही पूंजीपतियों से साठगांठ करके और उस शोषण में फंस जाते हैं और वो ही सामान्य जनता का शोषण करने लग जाते हैं। एक कवि ने लिखा है, एक कवि ने राजनेताओं की और पूंजीपतियों की साठगांठ का चित्रण करते हुए अपनी कविता में कहा है कि खादी ने मखमल से अपनी साठगांठ कर डाली। खादी कौन? राजनेता। खादी राजनेताओं का प्रतीक है, मखमल किसका है? पूंजीपतियों का प्रतीक है। तो खादी ने मखमल से अपनी साठगांठ कर डाली, बिरला टाटा डालमिया की 300 दिन दिवाली। 300 दिन दिवाली होने का मतलब अब तो वो जो मन में आए इस तरह के टैक्स लगा रहे हैं, उनकी मनमर्जी चला रहे हैं। 300 दिन दिवाली होने का मतलब है कि अब तो वो अपनी मन मर्जी से जैसा कुछ करना चाहते हैं वैसा कर रहे हैं। तो इस बात को हमारे कवियों ने जाना, समझा और उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से उसको जनता तक इस तरह व्यक्त किया। अगली जो प्रवृत्ति है साठोत्तरी एवं समकालीन कविता की, वो है राजनीति पर टिप्पणी। राजनीति पर टिप्पणी। अब देखिए, समकालीन एवं साठोत्तरी कविता का जो कवि है, उन्होंने तत्कालीन जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको देखा और तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था को देख करके और उस पर टिप्पणी की। आपने देखा होगा राजनीतिक व्यवस्था हमारे देश की किस तरह की है। संसद में
मंत्री हैं, सांसद हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर चुगलखोरी कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर हाथापाई कर रहे हैं, संसद में बैठ करके एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, संसद को चलाने नहीं दे रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि आपने देखा होगा कि कई बार तो संसद में सुरक्षा जो सैनिक हैं, सुरक्षा करने वाले जो गार्ड हैं, उन तक की भी तैनाती कर दी जाती है। कोई इस तरह का गंभीर मामला होता है तो हमारे देश के जो कानून बनाने वाले व्यक्ति हैं, जो देश का नियम निर्धारित करने वाले व्यक्ति हैं, वो खुद ही अनुशासित नहीं है, वो देश को क्या अनुशासित करेंगे। तो उस तरह की उस व्यवस्थाओं को देख करके, उस तरह की उस राजनीतिक व्यवस्था को देख करके, और कवि ने उस राजनीतिक व्यवस्था पर व्यंग किया, टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक व्यवस्था जो थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जो राजतंत्र था उसी तरह लोकतंत्र है, फर्क यह है केवल ढांचा चेंज हुआ है। आज आप देखा वंशानुगत की राजनीति है, कोई लोकतंत्र राजतंत्र की तरह है। तो कवि ने उस बात को देखा और उसका उन्होंने वर्णन किया। उन्होंने लिखा एक जगह, रामराज में रावण अब के नंगा हो करना चाहे। रामराज कि अब जो लोकतंत्र आया है, जिस रामराज की हमने कल्पना की थी, वो रामराज जो लोकतंत्र के रूप में आया है, उसमें रावण है। रावण कौन? अब के शासक नंगा होकर नाचते, नंगा होकर नाचने का मतलब खुलकर अत्याचार कर रहे हैं। तो रामराज में अब के रावण नंगा होकर नाचा है। व्यंग किया है, टिप्पणी की है। रामराज का है वर्तमान लोकतंत्र, जिसमें रावण कहा गया है वर्तमान शासकों को जो अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, खुलकर अत्याचार कर रहे हैं। तो रामराज में रावण अब के नंगा होकर नाचा है। सूरज सकल वही है भैया, बदला केवल ढांचा है। बदला केवल ढांचा है, राजतंत्र से लोकतंत्र हुआ है, बाकी वही बात है। और भी लिखा है उन्होंने, लोकतंत्र व्यंग करते हुए और भी कहा है उन्होंने। एक जगह एक कवि ने कहा है, दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है। दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। मदारी की भाषा है, जिसकी जान मदारी की भाषा है। जिस तरह मदारी की भाषा होती है जनता को लोभायमान करने वाली, दर्शकों को लालायित करने वाली, उसी तरह की आज हमारी जनतंत्र की भाषा है, आज हमारे राजनेताओं की भाषा है। अगर और भी लिखा है एक कवि ने राजनीति पर टिप्पणी करते हुए, और भी कहा है कवि ने कि लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए, लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए आगे जा रहे हैं सभी सीना फुलाए हुए। दरअसल संसद वह तेल की घानी है, दरअसल संसद वह तेल की घानी है जहां आधा तेल और आधा पानी है। तो इस तरह की उन व्यवस्थाओं को देख करके, और हमारे जो समकालीन कवि हैं या साठोत्तरी कविता के कवि हैं, उन्होंने उन व्यवस्थाओं पर, उस राजनीतिक व्यवस्था पर इस तरह टिप्पणी की है। उस लोकतंत्र को उन्होंने इस तरह धिक्कारा है। अगली जो विशेषता है उस पर चर्चा हम आपसे अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।